हेलो गाइस। अब हम स्टडी कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। जैसे ये वीडियो आपका कंटिन्यूएशन में चल रहा है तो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब प्लांट पिगमेंट, मैं यहाँ पे क्लोरोफिल की बात कर रही हूँ, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपिएट हो जाती है, मतलब बाहर की ओर निकल जाती है। वो एनर्जी होती है वो या तो हीट की फॉर्म में डेसिपिएट होगी या फिर ये लॉन्गर वेवलेंथ में डेसिपिएट होगी, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो एक विजिबल लाइट के एक रेंज में एनर्जी को इमिट करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, जो एक केमिकल रिएक्शन होती है, क्लोरोफिल भी ये केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करता है, जिसमें उसमें प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं मेम्ब्रेन में। तो ये आपका जो यहाँ पे बात की गई है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? एफिशिएंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, कि कौन सी लाइट में कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कहाँ पे उसका एक्शन हो रहा है, उसको हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब हम एक प्लॉट बनाते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन का अगेंस्ट द वेवलेंथ, तो उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो आपकी एक्स एक्सिस है वहाँ पे तो आपका लाइट एब्जॉर्प्शन लिख रखा है, और वाई एक्सिस पे लाइट एब्जॉर्प्शन लिख रखा है, और एक्स एक्सिस पे आपकी वेवलेंथ लिख रखी है। इसके उसमें हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया गया है, जिसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और हर पिगमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब यहाँ पे आपको 3 दिख रहे होंगे, है ना, 3। तो फर्स्ट वाला आपका है, जो ये ब्लैक लाइन है, दैट इज ये वाला, ये आपका है क्लोरोफिल का। ठीक है, देन डॉट डॉट है वो है क्लोरोफिल बी का। देन ये ग्रे लाइन है ये आपकी कैरोटीनॉइड्स की। अब ये तीनों हैं जो अलग अलग अपना एब्जॉर्प्शन पैटर्न शो कर रहे हैं अगेंस्ट द वेवलेंथ। तो आपने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, दैट इज़ ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, और सबसे मिनिमम कहाँ हो रहा है, ग्रीन लाइट में। अब ये देखें अपन, अब ये कंपेयर करते हैं तीनों में, क्लोरोफिल ए में, बी में और कैरोटीनॉइड्स में। तो क्लोरोफिल ए होता है वो 400 से पहले ही अच्छा सा एक्सचेंज स्पेक्ट्रम शो कर देता है, और क्लोरोफिल बी 400 के बाद में लगभग आप देख पाएंगे 450 के अराउंड आपका क्लोरोफिल बी एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, और कैरोटीनॉइड्स भी उसी रेंज में कर रहा है। पर कैरोटीनॉइड्स आप देखेंगे कि 500 के बियॉन्ड भी एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, जबकि क्लोरोफिल बी और ए एकदम डिक्लाइन पोजीशन पे आ गए हैं, और क्लोरोफिल ए और बी लास्ट तक, कैरोटीनॉइड्स ग्रीन के बाद में आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं शो करता है, जबकि क्लोरोफिल ए और बी रेड रीजन में भी ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो आप प्रैक्टिकली यदि कोई मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से भी बता सकते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए है, क्योंकि हर पिगमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक स्पेसिफिक होता है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, और जो हाइट होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, एब्जॉर्प्शन कर्व की, और विड्थ होती है जो डायग्राम में शो की गई है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, वो रिप्रेजेंट करती है कि प्रोबेबिलिटी, उस प्रोबेबिलिटी को जिससे जो by which light of that energy level is absorbed, कि इस एनर्जी लेवल, इस रीजन में इतनी एनर्जी लेवल ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की गई है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी इंडिकेटेड दैट दिस पिगमेंट्स मेनली एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट। अब यहाँ पे ये दोनों पिगमेंट्स ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। और एब्जॉर्प्शन को हमें स्टडी करना है तो हम किससे स्टडी करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
तो आपको जब भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप एब्जॉर्प्शन रेडी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपकी इसी वर्ड प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि वो आपको पर्टिकुलर पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन बताता है। दैट इज़, ये आपने फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक चैप्टर होता है कि उसमें आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका बियर लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड होता है, जो आपको लाइट इंसिडेंट लाइट होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि कितनी इंसिडेंट लाइट हुई है, मतलब कितनी एक सैंपल में हमने लाइट दी है उसमें से कितनी एब्जॉर्ब हो गई है अपॉन कितनी उसमें ट्रांसमिट गई थी, इसका रेशियो होता है। इससे हम कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, इससे हम एंजाइम एक्टिविटी पता कर सकते हैं, इससे हम उसका कैरेक्टर पता कर सकते हैं कि भाई क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, ये क्या है। तो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बहुत बड़ा रोल, प्योरिटी, हम आरएनए की, डीएनए की, किसी की भी प्योरिटी को चेक करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम चेक कर सकते हैं। अब हमारा ऐसे ही होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाता है डिफरेंट वेवलेंथ पे, ठीक है, ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया, और एक्शन क्या करा दिखाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग अलग वेवलेंथ पे, कि ब्लू लाइट पे कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्रीन पे कितना होगा, ऑरेंज पे कितना होगा। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन एट जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन, की डिफरेंट वेवलेंथ कितने इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर पाती है, एक्साइट कर पाती है, और कितना ज़्यादा मैक्सिमम क्लोरोफिल को एक्टिवेट करके कितना फोटोसिंथेसिस कर पाती है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड होता है, जो फंक्शन वो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम आपका प्लॉट करेंगे, हम करेंगे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ पे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हमने किया था लाइट एब्जॉर्प्शन विथ वेवलेंथ, एक्शन करेंगे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ। आपका जो वाई एक्सिस होगी उस पर हम लिखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपका एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरह ही दिखता है, और इसके एनालिसिस करने के बाद में हम अननोन सैंपल को भी बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पिगमेंट क्या है, ठीक है। देन आपका आता है एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। एमर्सन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि एमर्सन ने देखा कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस में बहुत शार्प डिक्रीज हो जाता है जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो मोर देन 680 नैनोमीटर की पास करते हैं। यदि हम 680 नैनोमीटर लाइट को, जैसे यहाँ पे 680 आ रहा है, तो यहाँ की लाइट हम पास करेंगे तो फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन से रीजन पे हो रहा है, ये कौन से 680 आपका किस पे लगभग कौन से रीजन पे आ गया, रेड रीजन पे। तो इस रीजन को हम बोलेंगे रेड ड्रॉप। The sudden drop in photosynthesis in the region of 680 nanometer when monochromatic light is given, the rate of photosynthesis decrease हो जाता है, उसको हम बोलेंगे रेड ड्रॉप। अब रेड ड्रॉप की मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द सडन ड्रॉप और फॉल इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इन क्वांटम यील्ड अबाउ 680 नैनोमीटर, दैट इज फार रेड लाइट, तो उसको बोलते हैं रेड ड्रॉप, ठीक है। तो रेट ऑफ यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर की जाती है क्वांटम यील्ड में, कि कितनी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आई है उसको हम किसमें मेजर करेंगे, क्वांटम यील्ड में, या ऑक्सीजन इवोल्यूशन की कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है या कितनी क्वांटम यील्ड हमें मिल रही है। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन किए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन फोटोसिंथेसिस, कि क्या भाई कितने नंबर ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं जब हम लाइट देते हैं इन द इन फोटोसिंथेसिस। आपका जो विल्मट बबलर एक्सपेरिमेंट है वो इसी पे बेस्ड है कि हम उसमें ऑक्सीजन इवोल्यूशन रेट देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ बबल्स धीरे धीरे प्लांट से इमिट होते हैं, ठीक है।
जो क्वांटम रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कि कितने नंबर ऑफ क्वांटा हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में, वो होती है 8। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कितने नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो 8 होता है वो। 8 क्वांटा ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड टू इवॉल्व वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 8 क्वांटम, 8 क्वांटा चाहिए हमें एक ऑक्सीजन लेवल को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड का अर्थ क्या हुआ, 1/8, ठीक है, 1/8, तो लगभग आता है 0.125 फ्रैक्शन। तो एमर्सन ने ये बताया था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो एनहांस की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अब यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम 2 डिफरेंट वेवलेंथ की दें, एक तो शॉर्ट लाइट और एक लॉन्ग लाइट, और वो भी साथ में, पहले शॉर्ट दे देंगे फिर लॉन्ग दे देंगे, तो वो दोनों, जैसे शॉर्ट देंगे तो 400, तो आपका क्या हो गया, लगभग ब्लू रीजन, और लॉन्ग लाइट यानी 650 से ज़्यादा, दैट इज 700, तो वो फोटोसिंथेसिस एनहेंस हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब जब हम एक्सेस में देते हैं तो उससे फोटोसिंथेसिस, अब हम जब उसमें अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, उसके कंपेयर में हम यदि एक साथ बीम देते हैं ना, तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, जिस फिनोमेना को बोला था फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट या एमर्सन इफेक्ट, ठीक है। एमर्सन इफेक्ट क्या कहलाएगा, जब हम 2 लाइट को एक साथ देते हैं, पहले शॉर्ट को फिर लॉन्ग को, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एमर्सन इफेक्ट। अब जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट का जो था, दैट इज, अब इसमें क्या हुआ कि जब अपन ने लो लाइट दी ना, तो आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट वर्क करने लग गया, और हाई लाइट दी तो फोटो सिस्टम सेकेंड वर्क करने लग गया। अब जब दोनों फोटो सिस्टम वर्क करेंगे तो आपका फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। अब यदि हमने रेड में, यदि हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट को एक्टिवेट नहीं किया, फोटो सिस्टम सेकेंड को एक्टिवेट कर दिया, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं एक्टिवेट होगा। जब हम दोनों को एक्टिवेट करेंगे तभी आपको फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका 700 नैनोमीटर पर कितना फोटोसिंथेसिस होता है, लगभग 10 के बराबर, और फोटोसिंथेसिस एट 653 का होता है 43.5। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 72.5 के आसपास इसका टोटल आता है। ये एमर्सन के रिजल्ट्स हैं। अब जब हम इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लाइट types of harvesting molecule around a trap center in photosynthesis unit, presence of two interconnected pigment system or photosystems with or photosystem some common pigments। जब हम 2 फोटोसिस्टम वर्क करेंगे तब आपको फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, अब जब एक वर्क करेगा तो आपका फोटोसिंथेसिस कम होगा।